विनोद रायपुर के खतमराई थाना से 4 किलोमीटर दूर बुनियाद नगर मोहल्ले में अपनी पत्नी कालिंदी के साथ रह रहा था। वह राजमिस्त्री का काम करता था। विनोद की पत्नी कालिंदी चाहती थी कि विनोद कोई ऐसा काम करे जो एक जगह बैठकर हो जाए। उसकी इस सोच के पीछे प्रमुख वजह यह थी कि एक तो विनोद शारीरिक रूप से कमजोर था, दूसरे उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। विनोद कौशिक और कालिंदी की शादी सन 2005 में हुई थी। पति की इस शारीरिक कमजोरी और मिर्गी रोग के बारे में कालिंदी को शादी के कई महीने बाद पता चला था। उसके माँ-बाप की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, इसलिए उसके 18 वर्ष का होते ही उन्होंने विनोद से उसकी शादी कर दी थी। शादी से पहले वह ज्यादा छानबीन भी नहीं कर पाए थे। शादी के बाद जब कालिंदी को पता चला तो उसने कह सुनकर विनोद का इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन इससे कोई खास लाभ नहीं हुआ। मिर्गी का दौरा कब, कहाँ और किस समय आएगा, इसका कोई पता नहीं होता। एक बार दिलीप जब नए बन रहे मकान की छत की ढलाई कर रहा था तो सीढ़ी पर चढ़ते समय उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। फलस्वरूप वह जमीन पर गिरने से उसके शरीर में चोटें तो आई ही, उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर भी हो गया। करीब 1.25 महीने तक उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहा। प्लास्टर कटा तो वह 8 से 10 दिन बाद तक काम पर नहीं जा सका। मजबूरी में घर का खर्च चलाने और पति के लिए दवा वगैरह के इंतजाम के लिए कालिंदी को बेलदारी का काम करना पड़ा। कहते हैं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेहनत व भार उठाने के मामले में मर्दों से कमतर नहीं होती। बेलदारी हो या फिर बोझा उठाने वाला दूसरा कोई काम, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। लगभग 2 महीने बाद विनोद भी पत्नी के साथ काम पर जाने लगा, पर अब वह ना तो पहले की तरह मेहनत कर पाता था और ना भार उठा पाता था। वहां पर मजदूरों के साथ 7 से 8 महिलाएं भी काम कर रही थी। कालिंदी काम पर जाने लगी तो विनोद का ज्यादातर समय अपने 3 वर्षीय बेटे बबलू के साथ बीतने लगा। उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह अड़ोस पड़ोस के कुछ दुकानदारों का छोटा मोटा काम करके अपने चाय नाश्ते का जुगाड़ कर लेता था। शाम को कालिंदी काम से घर लौटती, फिर खाना बनाती और पति व बेटे को खिलाती। विनोद और कालिंदी की उम्र लगभग 30 से 31 साल थी। इस उम्र में दाम्पत्य सुख जरूरी होता है, लेकिन थकी हारी होने की वजह से कालिंदी का ध्यान इस ओर नहीं जा पाता था। जबकि विनोद अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से पत्नी में कोई ज्यादा रुचि नहीं रखता था। विनोद की शारीरिक कमजोरी की एक वजह यह भी थी कि वह बचपन में कुपोषण का शिकार हो गया था। कालिंदी जिस जगह काम कर रही थी वहां बहुत से महिला पुरुष काम करते थे। उन्हीं में एक थी चांदनी। कालिंदी की हमउम्र चांदनी भी एक गरीब परिवार की शादीशुदा महिला थी। वह बेलदारी करती थी, जबकि उसका पति एक दुकान पर नौकरी करता था। एक ही जगह एक ही तरह का काम करते करते कालिंदी और चांदनी में अच्छी निभने लगी थी। दोनों एक दूसरे से सुख दुख की बातें भी करती थी। चांदनी कहने को तो बेलदारी करती थी, लेकिन उसने दुनिया देखी थी। वह तेज तरार औरत थी। घुलने मिलने के कारण चांदनी कालिंदी के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें जान गई थी। इसके बाद दोनों खूब खुलकर बातें करने लगी थी। एक दिन लंच टाइम में चांदनी और कालिंदी जब साथ साथ लंच कर रही थी तो चांदनी ने कालिंदी से कहा, देख कालिंदी, मेरा मानना है कि औरत के लिए पुरुष का प्यार उतना ही जरूरी है।
जितना पेट भरने के लिए रोटी, मैं तो यह कहती हूँ कि तू अपने लिए एक अच्छा सा मर्द ढूंढ ले जो तेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि तेरा पति तो इस लायक है नहीं। कालिंदी चांदनी की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसकी बेतुकी बातों का क्या जवाब दे। फिर भी शर्माते सकुचा हुए उसने कह दिया, क्या करूं चांदनी, मुझे विनोद की हालत पर तरस आ जाता है, इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाकर रखती हूँ। तो ठीक है, तरसती रह इसी तरह, चांदनी ने थोड़ी कटुता से कहा। तेरी जगह तेरा पति होता तो ढूंढ लेता किसी और को। अब कभी मुझे अपना दुखड़ा मत सुनाना। कालिंदी को लगा कि चांदनी बुरा मान गई है। वह उसकी मनुहार करते हुए बोली, चांदनी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तू क्या समझती है, मेरा मन नहीं होता कि कोई चाहने वाला हो, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा भी तो हो जो मन को भाए, जिस पर विश्वास किया जा सके। सड़क पर इज्जत थोड़े ही नीलाम करनी है। तू जो कुछ कह रही है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने तुझे यह सब इसलिए कहा है कि हम लोग जिस सुपरवाइजर के साथ काम करते हैं, मैंने उसकी आंखों की भाषा पढ़ी है, वह तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। चांदनी आगे कुछ कहती इससे पहले ही कालिंदी के चेहरे पर रहस्यमय सी मुस्कान फैल गई। वह नजरें झुकाकर बोली, कहीं तू रामकुमार की बात तो नहीं कर रही है? बिल्कुल ठीक समझी तू, कहकर चांदनी चुप हो गई। तो कालिंदी ने कहा, लेकिन वह तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। तो तुझे क्या लगता है हमारे जैसी शादीशुदा और माँ बन चुकी औरतों पर कोई कुंवारा लड़का लाइन मारेगा? पता है, औरत हो या मर्द, शादीशुदा लोगों को दुनियादारी की ज्यादा समझ होती है। वैसे भी से लोगों को अपने पार्टनर की इज्जत से अपनी इज्जत की कहीं ज्यादा फिक्र रहती है। रही बात रामकुमार की, तो वह तुझसे उम्र में 3 से 4 साल छोटा ही है। जहाँ कालिंदी और चांदनी काम करती थी, वहाँ रामकुमार सुपरवाइजर था। 25 वर्षीय रामकुमार बघेल का काम था बिल्डिंग निर्माण में लगे मजदूरों पर नजर रखना और इस्तेमाल होने वाले सामान का ख्याल रखना। रामकुमार की नजर जवान औरतों पर रहती थी। चांदनी उसकी गिरफ्त में थी, जबकि कालिंदी पर उसकी नजरें जमी हुई थी। चांदनी से रामकुमार ने कहा था कि वह कालिंदी को उसके करीब ले आएगी तो वह उसे इनाम देगा। वैसे भी वह कालिंदी का खास ख्याल रखता था। कालिंदी जवान थी, सो चाह उसकी थी। चांदनी उकसाने पर वह भी धीरे धीरे रामकुमार की ओर आकर्षित होने लगी। जल्दी ही रामकुमार समझ गया कि वह समर्पण के लिए तैयार है। उसने थोड़ा प्रयास किया तो वह उसकी बाहों में सिमट गई। रामकुमार बघेल का घर कालिंदी के घर से महज 1 किलोमीटर दूर भानपुरी इलाके में था। उसके परिवार में पत्नी पूनम के अलावा 2 बच्चे थे। 4 साल का बेटा जीतू और 2 साल की बेटी जूली। रामकुमार की कालिंदी से नजदीकी बढ़ी तो वह उसे शहर घुमाने ले जाने लगा। कालिंदी ने भी उसे अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। वह जिस तरह से उसकी खातिरदारी करती थी और जैसे उससे हंसी ठिठोली करती थी, उससे विनोद को समझते देर नहीं लगी कि कालिंदी के पांव बहक गए हैं। चूंकि घर का खर्च कालिंदी की कमाई से ही चल रहा था, इसलिए शुरू शुरू में विनोद जानबूझकर चुप रहा। उसकी इस चुप्पी का कालिंदी ने नाजायज फायदा उठाया और रामकुमार के साथ घर में ही रास रचाने लगी।
रामकुमार आता तो वह कभी बेटे बबलू को घुमाने के बहाने तो कभी कोई सामान लाने के बहाने विनोद को घर से बाहर भेज देती थी और रामकुमार को लेकर अंदर से कमरा बंद करके मस्ती में डूब जाती थी। ऐसा नहीं था कि विनोद कालिंदी की इस चाल को समझता नहीं था, लेकिन मोहल्ले वालों और पड़ोसियों के बीच तमाशा ना बने, इसलिए चुप रह जाता था। कोई भी पति शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से भले ही कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी उसकी नजरों के सामने किसी पराये मर्द के साथ हमबिस्तर हो। यह बात विनोद के साथ भी थी। एक तरफ विनोद अपनी पत्नी और रामकुमार के संबंधों को लेकर परेशान था, तो दूसरी तरफ कालिंदी की आंखों से शर्मो हया का पर्दा बिल्कुल हट गया था। वह पूरी तरह बेशर्म और निर्लज्ज हो गई थी। अब वह पति की मौजूदगी में ही उसे लेकर कमरे में चली जाती और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। जब यह सब विनोद के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो एक दिन उसने रामकुमार के सामने ही कालिंदी से साफ साफ कह दिया, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने यार से कहो यहाँ ना आया करें। आएंगे, जरूर आएंगे। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। यह मत भूलो कि मेरी कमाई से ही घर का सारा खर्च चलता है। मैं अगर किसी को घर बुलाती हूँ तो तुम्हें क्यों जलन होती है? कालिंदी उल्टे अपने पति पर ही बिफर पड़ी। देखते देखते दोनों में तू मैं होने लगी, जिसने बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप ले लिया। मामला बिगड़ते देख रामकुमार वहां से चुपचाप खिसक गया। रामकुमार के जाने के बाद इस झगड़े ने और भी विकराल रूप ले लिया। कालिंदी और विनोद दोनों आपे से बाहर होकर मार पिटाई पर उतर आए। पति पत्नी को लड़ते देख पड़ोसी पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसियों ने दोनों को समझाया, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। झगड़े की सूचना पाकर खतमराई के थाना प्रभारी संजय तिवारी ने 2 सिपाहियों को मामला सुलझाने के लिए बुनियाद नगर में विनोद के घर भेज दिया। सिपाही साबिर खान व उमेश पटेल जब दिलीप के घर पहुंचे, तब भी दोनों में तकरार जारी थी। मामला गंभीर देख पुलिस वाले दोनों को थाने ले आए। थाने में विनोद कौशिक ने थाना प्रभारी संजय तिवारी के सामने कालिंदी की हकीकत बताकर कहा, आप ही बताइए सर, कौन पति होगा जो अपनी आंखों के सामने पत्नी को दूसरे की बाहों में सिमट हुए देखेगा? मैं इसे रोकता हूं तो यह लड़ने को आमादा हो जाती है। थाना प्रभारी तिवारी ने जब इस बारे में कालिंदी से बात की तो उसने विनोद की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब आप इनकी हालत देखिए, इनसे काम धाम तो कुछ होता नहीं, ऊपर से पत्नी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। आप ही बताइए ऐसे आदमी के साथ मैं कितने दिनों तक निभा सकूंगी? मैंने इनसे साफ कह दिया है कि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। रामकुमार मुझे अपनाने के लिए तैयार है। कालिंदी और विनोद दोनों ने ही अपने बयानों में रामकुमार का जिक्र किया था। इसलिए थाना प्रभारी संजय तिवारी ने एक सिपाही भेजकर रामकुमार को बुलवा लिया। थाने में रामकुमार से पूछताछ हुई तो उसने नजरें झुकाकर स्वीकार कर लिया कि कालिंदी के साथ उसके जिस्मानी संबंध हैं। लेकिन जब उसे पत्नी बनाकर साथ रखने की बात आई तो रामकुमार ने साफ कह दिया कि जब तक विनोद और कालिंदी का कानूनन तलाक नहीं हो जाता, वह कालिंदी को अपने साथ नहीं रख सकता।
क्योंकि उसे अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। इस मुद्दे पर थाने में घंटों तक बात हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जहां एक तरफ कालिंदी किसी भी कीमत पर विनोद के साथ रहने को तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी ओर दिलीप इस शर्त पर कालिंदी को छोड़ने को राजी हो गया कि कालिंदी की डिलीवरी के समय उसने जो कर्ज लिया था उसकी पूरी भरपाई कालिंदी करेगी। इस पर भी दोनों में काफी देर तक बहस हुई, इसे पति पत्नी के आपसी विवाद का मामला समझकर संजय तिवारी ने इस मामले में थाने में 155 सीआरपीसी के तहत दर्ज करके उसकी एक कॉपी विनोद को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने रामकुमार, विनोद और कालिंदी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। यह 20 नवंबर 2013 की बात है। इस पूरे मामले की जानकारी रामकुमार की पत्नी पूनम बघेल को हुई, तो उसने रामकुमार से इस बारे में तमाम तरह के सवाल जवाब किए। फिर अगले दिन वह गुस्से में उफनती हुई सीधे कालिंदी के घर पहुंची और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने कालिंदी से साफ साफ कह दिया कि वह उसके पति का पीछा करना छोड़ दे। उसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा। कालिंदी को खरी खोटी सुनाकर पूनम अपने घर लौट गई। कालिंदी को पूनम का इस तरह घर आकर विनोद के सामने ही अच्छा बुरा कहना अच्छा नहीं लगा। उस वक्त तो वह खून का घूंट पीकर रह गई। पर अगले दिन 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे वह पूनम के घर जा पहुंची और पूनम से साफ साफ कह दिया। रामकुमार जब उसका पति था तब था, अब वह उसका भी है। वह उसे अपना तन मन सौंपकर अपना पति मान चुकी है। उस दिन रामकुमार की मौजूदगी में उन दोनों के बीच काफी कहा-सुनी हुई। कालिंदी ने पूनम से साफ साफ कह दिया कि उसने दिलीप को छोड़ दिया है और अब रामकुमार के साथ ही रहेगी। कालिंदी का पूनम से इस तरह बहस करना रामकुमार को अच्छा नहीं लग रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो वह कालिंदी का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आया। रामकुमार ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें जो भी कहना सुनना है मुझसे कहो, लेकिन यहाँ नहीं। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, मैं वहीं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा। कालिंदी तैयार हो गई तो रामकुमार उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहां चाय नाश्ते के दौरान उसने कालिंदी को समझाया, जब मैं तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूं तो इस तरह घर आकर तमाशा खड़ा करने का क्या मतलब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हफ्ते 10 दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। इस बीच मैं यहाँ पर तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम करके तुम्हें फोन कर दूंगा। रामकुमार ने समझा बुझाकर कालिंदी को मायके जाने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद टिकट और रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसे देकर उसने कालिंदी को दुर्ग बस स्टैंड पर छोड़ दिया। उसे दुर्ग बस स्टैंड छोड़ने के बाद रामकुमार रायपुर लौटा आया। रात में लगभग 10 बजे जब वह घर पहुंचा तब भी पूनम का मिजाज गर्म था, लेकिन वह उससे बिना कोई बात किए खाना खाकर चुपचाप सो गया। खतमराई थाना प्रभारी संजय तिवारी को 23 नवंबर की सुबह सूचना मिली। लाश की खबर मिलते ही संजय तिवारी, एसआई आरपी मिश्रा, हेड कांस्टेबल साबिर खान, कांस्टेबल शिवशंकर तिवारी, उमेश पटेल, बच्चन सिंह ठाकुर, गिरधर गोपाल द्विवेदी और एसएस ठाकुर को साथ लेकर गोगावले के पास पहुंचे तो वहां काफी भीड़ जमा थी। वहां पीले रंग की साड़ी पहने एक महिला का शव नाले के किनारे पानी में पड़ा था। पानी कम होने की वजह से लाश साफ दिख रही थी।
थाना प्रभारी ने 2 सिपाहियों को नाले से लाश को बाहर निकलवाया तो पता चला लाश को वजनी पत्थर से दबाने की कोशिश की गई थी। मौके पर मौजूद भीड़ में कोई भी लाश को नहीं पहचान सका। जब लाश की शिनाख्त नहीं हुई तो पुलिस ने नियमानुसार उसके फोटो कराकर पंचनामा तैयार किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेज दिया। घटनास्थल की प्राथमिक औपचारिकता पूरी करके संजय तिवारी अपनी टीम के साथ थाने लौट आए। इस बाबत हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस अधीक्षक ओपी पाल को भी सूचना दे दी गई। अगले दिन थाना प्रभारी संजय तिवारी को 1 दिन की छुट्टी पर घर जाना था। वह एसआई आरपी मिश्रा को लावारिस लाश की शिनाख्त के लिए निर्देश देकर चले गए। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास एक ही रास्ता था कि उसका फोटो अखबारों में छपवाया जाए। सब इंस्पेक्टर आरपी मिश्रा ने लाश का फोटो बनवाकर सिपाही बच्चन सिंह को देते हुए कहा कि वह उसे अखबार के दफ्तर में दे आए। सिपाही बच्चन सिंह उस फोटो को 2 से 3 बार ध्यान से देखते हुए बोला, साहब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस औरत की शक्ल 3 से 4 दिन पहले अपने पति के साथ थाने आई उस महिला से मिलती है जिसका पति से झगड़ा हुआ था। आरपी मिश्रा ने गौर से देखा तो उन्हें भी बच्चन सिंह की बात में दम नजर आया। उन्होंने बच्चन सिंह से कहा, रिकॉर्ड से उसके पति का पता लेकर उसके घर जाओ। पहले उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछना। उसकी बातों से कई चीजें साफ हो जाएंगी। कुछ गड़बड़ लगे तो उसे थाने ले आना। सब इंस्पेक्टर आरपी मिश्रा के निर्देश पर बच्चन सिंह ने विनोद कौशिक के घर जाकर उसकी पत्नी कालिंदी के बारे में पूछताछ किया तो पता चला कि वह 2 दिन पहले सुपरवाइजर रामकुमार से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी। तब से वह वापस नहीं लौटी है। सिपाही बच्चन सिंह दिलीप से ज्यादा सवाल जवाब ना करके उसे अपने साथ थाने ले आया। थाने में एसआई आरपी मिश्रा ने जब गोगावले में मिली लावारिस लाश के फोटो दिलीप के सामने रखे तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह लाश उसकी पत्नी कालिंदी की ही है। अब सवाल यह था कि कालिंदी जब रामकुमार से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी तो उसकी लाश को गांव नाले में कैसे पहुंच गई। अगर विनोद की बात सही थी तो इस सवाल का जवाब रामकुमार ही दे सकता था। आरपी मिश्रा 2 सिपाहियों को साथ लेकर रामकुमार के घर पहुंचे। रामकुमार तो घर पर नहीं मिला पर उसकी पत्नी पूनम से यह पता जरूर चल गया कि वह 9 बजे ही अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया था। यह जानकारी भी मिली कि 22 नवंबर को कालिंदी पूनम के घर आई थी और उससे खूब लड़ी थी। बाद में रामकुमार उसे लेकर घर से बाहर निकल गया था। पूनम से कुछ और जानकारी और रामकुमार का मोबाइल नंबर लेकर थाने लौट आए। थाने आकर आरपी मिश्रा ने रामकुमार के मोबाइल पर फोन मिलाया तो पता चला वह संतोषी नगर जोन 4 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की साइड पर का काम करा रहा है। इस पर उन्होंने उससे कहा, रामकुमार मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि दिलीप कौशिक अपनी पत्नी कालिंदी के साथ थाने में बैठा है। इन लोगों का कहना है कि तुमने कालिंदी के सामने विनोद को जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए तुरंत थाने चले आओ। हम आप लोगों का समझौता करा देते हैं। आरपी मिश्रा की बात सुनकर रामकुमार हड़बड़ी में बोला, देखिए सर, अभी मैं अपनी साइट पर काम कर रहा हूं।
काम खत्म होते ही मैं थाने आ जाऊंगा, आरपी मिश्रा और कुछ कह पाते। इससे पहले ही रामकुमार ने फोन काट दिया। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। एसआई मिश्रा को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि पहले तो रामकुमार थाने में कालिंदी की मौजूदगी की बात सुनकर चौंका था और फिर उसने फोन बंद कर दिया था। उन्होंने तुरंत सिपाही बच्चन सिंह, शिवशंकर तिवारी और साबिर अली को संतोषी नगर के लिए रवाना कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो रामकुमार फरार होने की तैयारी में था। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। थाने में रामकुमार से पूछताछ की गई तो पहले तो वह कालिंदी की हत्या से इनकार करता रहा, लेकिन जब उससे थोड़ी सख्ती की तो उसने सच्चाई उगल दिया। रामकुमार ने अपने बयान में बताया कि 22 नवंबर को कालिंदी उसके घर आकर उसकी पत्नी पूनम से बहस करने लगी तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उसे समझा बुझाकर अपनी मोटरसाइकिल पर दुर्ग बस स्टैंड छोड़ आया, जहां से वह अपने मायके चली गई। अभी घर लौटे उसे 1.5 घंटा ही हुआ था कि उसके मोबाइल पर कालिंदी का फोन आ गया। उसने बताया कि वह मायके न जाकर बीच रास्ते में ही बस से उतर गई है और अब रायपुर लौट रही है, इसलिए वह उसे हीरापुर में मिले। कारण पूछने पर उसने कहा कि उसके मायके वालों को ही नहीं बल्कि रिश्ते नातेदार तक को हकीकत पता चल गई है। ऐसे में उसे कोई भी घर में नहीं रखेगा। रामकुमार के अनुसार उसे कालिंदी की इस हरकत पर काफी गुस्सा आया। अगर वह हीरापुर में बताई गई जगह पर नहीं पहुंचता तो कालिंदी उसके घर पहुंच जाती, इसलिए वह उसकी बताई जगह पर पहुंच गया। तब तक 7:30 बज चुके थे। वहां से वह कालिंदी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर नाले के पास पहुंचकर उसने अपनी बाइक नाले के किनारे खड़ी कर दी और कालिंदी पर गुस्सा होते हुए कहा, मेरे इतना कहने और समझाने के बावजूद तुम हफ्ते भर अपने मायके में नहीं रह सकी। अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ रखूं? पूनम तो साथ रहने नहीं देगी। इस पर कालिंदी नाराज होते हुए बोली, अब ना तो मेरा कोई मायका है और ना ससुराल, में सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। तुम ही बताओ ऐसे में कहाँ जाऊं? जहन्नुम में जाओ, पर मेरा पीछा छोड़ दो, रामकुमार ने कहा। तो कालिंदी बिफर उठी और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रखते हुए गुस्से में बोली, मुझे जहन्नुम भेजना चाहते हो तो भेज दो, अभी इसी वक्त जहन्नुम में भेज दो मुझे। रामकुमार के अनुसार वह अपने हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर दबाव बनाने लगी। इस पर उसने कालिंदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में आग बबूला होती हुई बार बार जहन्नुम भेजने की बात कहकर उसे गुस्सा दिलाने लगी। आखिर उसे गुस्सा आ ही गया और उसका हाथ सचमुच कालिंदी की गर्दन पर कसने लगा। फिर देखते ही देखते उसके हलक से ग ग ग की आवाजें निकलने लगी। फिर कुछ देर में उसका शरीर राम को कुमार के कंधे पर लुढ़क गया। कालिंदी को निष्प्रभ नजर दौड़ाई तो वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यह देख उसने राहत की सांस ली और पैंट व अंडरवियर पहने पहने ही कालिंदी के शव को लेकर नाले में उतर गया। किनारे से 2 से 4 कदम आगे जाकर उसने उसकी लाश को पानी में छोड़ा और फिर किनारे से वजनी पत्थर लाकर उसके ऊपर रख दिया ताकि वह तुरंत पानी से ऊपर न आ सके। वहां से वह सीधे अपने घर लौट आया। रामकुमार ने पश्चाताप जाहिर करते हुए कहा,
काश कालिंदी बार बार जहन्नुम भेजने की बात कहकर मुझे गुस्सा ना दिलाती, तो शायद मेरे हाथों इतना बड़ा अनर्थ ना होता। दरअसल वह यह नहीं समझ पा रही थी कि मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं और मुझे उन्हें भी देख कर चलना पड़ेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कालिंदी की मौत की वजह दम घुटना ही बताई गई थी। उसकी मौत पानी में दम घुटने से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी। थाना प्रभारी संजय तिवारी ने कालिंदी की हत्या करके लाश को छुपाने के आरोप में रामकुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 का इस्तेमाल किया। जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने रामकुमार को 25 नवंबर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में रायपुर जिला जेल भेज दिया गया। यह कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है।